हेलो फ्रेंड्स। बायोलॉजी क्लासेज में हम एक न्यू श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक ले रहे हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी का। इसके बाद जो आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें से वर्टिब्रेट जूलॉजी के क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा, और फाइलम पोरीफेरा में पढ़ेंगे हम साइकॉन का आंतरिक संरचना, कैनवाल सिस्टम, कोशिकीय संगठन और इसका रिप्रोडक्शन, और इसका पूरा डिटेल हम चित्र सहित पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी प्रकार की जितनी भी वीडियो हैं वो समय से प्राप्त हो सके। सबसे पहले देखते हैं हम साइकॉन का क्लासिफिकेशन। तो इसमें से सबसे पहले है क्लासिफिकेशन में फाइलम पोरीफेरा। क्लास है इसका कैलकेरिया, आर्डर है हेट्रोसिला, फैमिली है सिस्टिडी और जीनस है साइफा और साइकॉन, इसी को साइफा भी कहते हैं। देखिए कि जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें से चित्र में से हमें अगर हम इसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक वनस्पति है, ये एक पौधा है, लेकिन ये पौधा नहीं है, ये एक एनिमल है। कौन से फाइलम का? पोरीफेरा का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पाया कहाँ पे जाता है? तो देखिए जो ये साइकॉन है ये एक समुद्रवासी स्पंज है। अधिकतर कहाँ पे मिलता है? समुद्रों में मिलता है, और ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पर डूबी चट्टानें होती हैं। उत्तरी अटलांटिक तटों पर सबसे अधिक पाया जाता है। यह एकल होता है अथवा निवह बनाता है, यानी कि यह सिंगल और कॉलोनियल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इसके स्थानबद्ध निवह समुद्र तटों के समीप उथले जल में आंशिक रूप से डूबी चट्टानों आदि पर स्थायी रूप से चिपके हुए पाए जाते हैं। उन स्थानों पर जहां समुद्र की लहरें अत्यंत तीव्र नहीं होती हैं, यह भली भांति उगे हुए होते हैं। तो ये मरीन वाटर में अधिकतर पाए जाते हैं। साइकॉन का जो शरीर होता है वो फूलदान के आकार का होता है और अरीय सममित होता है, जिसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर होती है। इस पंज के शरीर पर कुछ छोटी छोटी नली के आकार की मुकुल यानी बड्स पाई जाती हैं, जो प्रत्येक प्राणी के स्वतंत्र सिरे पर एक छिद्र होता है और जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। यह चारों ओर से लंबी सीधी सूच्याकार व एकाच मोनैक्सॉन कंटिकाओं की झालर से घिरा रहता है। इस व्यवस्था से इसका शरीर कांटेदार प्रतीत होने लगता है। देखिए जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र में देखिए ये एकाक्ष जो है ये मोनैक्सॉन, ये कंटिकाएं हैं। पूरे शरीर के चारों तरफ से इस प्रकार की कंटिकाएं लगी हुई हैं। तो इस व्यवस्था से इसका शरीर कैसा लग रहा है? कांटेदार बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। इसके बाद साइकॉन को सामान्यतः और क्या कहते हैं? कलश स्पंज कहते हैं। और क्योंकि इसका शरीर जो है कलश के आकार का होता है, फूलदान के आकार का होता है, और इसे क्रीट स्पंज भी कहते हैं। प्रत्येक प्राणी के स्वतंत्र सिरे पर एक छिद्र होता है, जिसे ऑस्कुलम या अपवाही या बहिर्वाही छिद्र कहते हैं। इसके बाद देखिए इस चित्र से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है ऑस्कुलर फ्रिंज, यानी कि ये एक तरह से इसका झालर या किनारा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्कुलम। ये जितने भी प्रकार के स्पंज हैं उन सभी में ये ऑस्कुलम पाया जाता है। इस ऑस्कुलम का काम क्या है? इस ऑस्कुलम का काम है कि जो अंदर इसके स्पंज के जितना भी वाटर रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको इस ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये डर्मल ऑस्टियम। बाहर का जितना भी जल है वो सब इस डर्मल ऑस्टियम के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और यहीं पर मायोसाइट्स होती हैं। तो वो मायोसाइट्स का काम क्या होता है कि जल की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। कितना जल अंदर आना है, कितना जल बाहर फेंकना है, उन सभी का पूरा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मायोसाइट्स के द्वारा होता है। इसके बाद है इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल ये कैनाल शरीर भित्ति के अंतर्विलित होने से बनती हैं। इस कैनाल का अस्तर जो होता है वो पिनेकोसाइट्स का बना होता है।
इसके बाद है अगला प्रोसोपाइल्स। इन्हें और क्या कहते हैं, आगम द्वार भी कहते हैं। इसके बाद है रेडियल कैनाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट से आश्रित होती हैं। ये अंदर के सिरे स्पंज गुहा में खुलती हैं। इसके बाद है ये स्पंजोसील। स्पंजोसील, इसी को स्पंज गुहा भी कहते हैं। यह शरीर की केंद्रीय गुहिका होती है। स्पंजोसील यह शरीर की केंद्रीय गुहिका होती है। फिर है एपोपाइल्स। एपोपाइल्स रेडियल कैनाल के वे छिद्र होते हैं जो स्पंज गुहा में खुलते हैं, एपोपाइल्स कहलाते हैं। फिर है आप मेसेंकाइम। ये क्या है, इसके अंदर कई प्रकार की अमीबा प्रकार की, जैसे अमीबा की कोशिकाएं होती हैं, उसी प्रकार की अमीबा कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिकाएं स्पंज के जीवन के लिए कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं, जैसे भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों को इधर उधर ले जाना। फिर इसके बाद है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म बड़ी चपटी बहुभुजीय कोशिकाओं की बनी होती हैं जो शरीर की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हैं और कम कर सकती हैं। इसके बाद है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोशिकाएं गोली या अंडाकार होती हैं और जो फूड रिजर्व होता है, जो संरक्षित भोजन होता है, उनके कणों को रखने का काम ये कोएनोडर्म करता है। इसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट स्पिक्यूल्स। इन्हीं को कहते हैं कंटिकाएं, यानी कि जितना भी ये शरीर है ये पूरा कंटिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, स्पिक्यूल्स के द्वारा घिरा रहता है, जो बाहरी तत्वों से इसकी रक्षा करता है। और ये है सबस्ट्रेटम, जो कि ये किसी एक तल से चिपका हुआ पाया जाता है। इसके बाद है इसका मेन इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम। सभी प्रकार के एग्जाम में ये कैनाल सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कैनाल सिस्टम, इसका एक जो आंतरिक संरचना होती है, उनके जो अंदर का जो सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम कहलाता है। इसी कैनाल सिस्टम से जो इनके अंदर पानी का सर्कुलेशन होता है, वाटर का सर्कुलेशन होता है, इन्हीं कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। तो जो साइकॉन का शरीर इस प्रकार संगठित रहता है कि यह छिद्रों तथा नालों के एक जटिल तंत्र की रचना करता है। नाल का मतलब यहाँ पे कैनाल सिस्टम, कैनाल। छिद्रों एवं नालों के इस तंत्र को साधारणतया कैनाल सिस्टम कहा जाता है। शरीर की भित्ति में पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म दो प्रकार की कोशिका स्तर होते हैं और उनके बीच मेसेंकाइम की एक अकोशिकीय जिलेटिनी स्तर होती हैं। अब जो ये कैनाल सिस्टम है ये कई प्रकार के होते हैं। तो उनके प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पंजों में आंतरिक मार्गों की व्यवस्था के अनुसार जो कैनाल सिस्टम है वो 3 प्रकार का मेनली पाया जाता है। तो इनमें से सबसे पहले प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो है एस्कान प्रकार का। और यह एस्कान प्रकार किस स्पंज में पाया जाता है? वो एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलीनिया। तो इस ल्यूकोसिलीनिया का जो स्ट्रक्चर है अंदर का, वो यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है। और देखिए जितने भी प्रकार के ये कैनाल सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। उन स्ट्रक्चरों के आधार पे इनको इस टाइप से बुलाया जाता है। जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कहा गया है? एस्कान प्रकार कहा गया है। लेकिन जितने भी प्रकार के ये टाइप्स हैं कैनाल सिस्टम के, उन सब में एक मेन सिस्टम ये है कि इनका जो ऑस्कुलम है वो सब में एक ही प्रकार का काम करता है। ऑस्कुलम सब में रहेगा और इस ऑस्कुलम का काम है कि जो अंदर का पानी है, इनका वाटर है, वो बाहर की तरफ जाने का कार्य करता है ऑस्कुलम। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकार साइकॉन प्रकार। ये साइकॉन प्रकार है, जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो साइकॉन प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जटिल होता है, ये जटिल तंत्र होता है एस्कान प्रकार की अपेक्षा। और इनमें एक शरीर भित्ति फोल्डेड यानी वलित रूप में होता है। ये देखिए, ये ऐसे प्रकार से ये एक वलित फोल्डेड रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो शरीर भित्ति में इनकरेंट और रेडियल 2 प्रकार की कैनाल्स होती हैं इसमें। तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप्स है ल्यूकॉन प्रकार, जैसे कि स्पॉन्जिला।
स्पांजिला में इस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यह और भी ज़्यादा जटिल होता है क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा ये फोल्डेड है, इसमें और भी ज़्यादा ये फोल्डिंग पाई जाती है। फलस्वरूप साइकॉन प्रकार से अधिक जटिल नाल तंत्र बन जाता है। इसमें क्या होता है, इन करंट कैनाल आगम द्वारों द्वारा इन कक्षों में खुलती है और दूसरी ओर ये कक्ष, ये एपोपाइल्स, इन्हीं को कहते हैं निर्गम द्वारों द्वारा एक्स करंट कैनाल में ये आगे के द्वार में खुल जाते हैं। तो ये रहा इसका कैनाल सिस्टम। इसके बाद है साइकॉन का कोशिकीय संगठन। इसका कोशिकीय संगठन किस प्रकार का होता है, तो साइकॉन की संरचना में दो प्रकार की कोशिकाएं स्तर होती हैं, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म। इसके बाद है इसका कंकाल सिस्टम। कंकाल तंत्र इसका कैसे होता है, मेसेंकाइम में कैल्शियम कंटिकाओं की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जो अंतः कंकाल की रचना करते हैं। और कंकाल जो होता है वो शरीर को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो इसमें से ये जो कंटिकाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली है एकाक्ष कंटिकाएं यानी कि मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स, और दूसरी है समचतुररी कंटिकाएं यानी टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। जो भी इस प्रकार की स्पिक्यूल्स रहेंगी लंबवत इस प्रकार की, उनको एकाक्ष कंटिकाएं कहते हैं। और जो कुछ इस प्रकार से चार पैरो टाइप में इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा उसको कहते हैं टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। इसके बाद है जनन। साइकॉन का जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये दोनों प्रकार से जनन करता है साइकॉन। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। जब हम देखते हैं कि ये साइकॉन का इस प्रकार से चित्र बना हुआ है और ये बगल में छोटी सी ये इस प्रकार से यहाँ पे ये बड पाई जाती है मुकुलन द्वारा, तो ये मुकुलन के द्वारा ये जो बड है ये सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, और सेपरेट होकर के जब चट्टानों पे ये चिपक जाती है और वहाँ से ये एक फुल डेवलपमेंट, पूरा एक नया एक पूरा साइकॉन का बॉडी डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस प्रकार से जो भी ये जनन होगा इसको कहेंगे अलैंगिक जनन द्वारा, इसी को कहते हैं मुकुलन द्वारा जनन। इसके बाद दूसरा जो टाइप्स है वो है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो साइकॉन एक लिंगाश्रयी स्पंज होता है, परंतु स्त्री पूर्वता के कारण इसमें केवल परनिषेचन ही होता है। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो साइकॉन होता है उसमें एक ही शरीर में दोनों सेल्स, कौन कौन सी, मेल और फीमेल दोनों सेल्स पाई जाती हैं, दोनों डेवलपमेंट होती हैं। लेकिन इसमें एक ये फैक्टर होता है कि जो फीमेल ऑर्गन्स होती हैं वो पहले मैच्योर हो जाती हैं और इसके बाद जो मेल ऑर्गन्स होता है वो बाद में मैच्योर होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इनमें स्वनिषेचन नहीं होता है, तो इनमें क्या होता है, परनिषेचन ही पाया जाता है। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये एक साइकॉन हो गया और ये एक दूसरा साइकॉन है, तो यहाँ पे हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए इस साइकॉन में फीमेल ऑर्गन्स और मेल ऑर्गन्स दोनों रहेंगे, ठीक है, और इस वाले साइकॉन में भी फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स रहेंगे, दोनों सेल्स डेवलपमेंट रहेंगी। अब होता क्या है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक समय में यहाँ से जो स्पर्म है इस वाले ए वाले साइकॉन से, इसका स्पर्म जाकर के बी वाले साइकॉन के ओवम यानी एग से मिल जाएगा और यहीं से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही साइकॉन पे ये सिस्टम नहीं होता है इनका रिप्रोडक्शन का। एक साइकॉन के स्पर्म जाकर के दूसरे साइकॉन के ओवम से जाकर के मिलता है, तब जाके इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।
शुक्राणु की उत्पत्ति आद्य कोशिकाओं अर्थात आर्कियोसाइट से होती है। इसके बाद है भ्रूणकी या परिवर्धन। इसका भ्रूणकी या परिवर्धन देख लेते हैं। एम्ब्रियोजनी और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले है इसका प्रारंभिक भ्रूणिक अवस्था यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड। सबसे पहले है क्लीवेज, जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, अपने मातृ स्पंज की मीजेंकाइम में परिवर्धन करना आरंभ कर देता है और इसमें समान और पूर्ण भंजी विदलन यानी कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने लगता है। अभी इसका आगे पूरा चित्र सहित पूरा पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है स्टोमोब्लास्टुला। इस अवस्था में क्या होता है, इसका एक भाग अनेक छोटे छोटे लंबे और कसाभित यानी फ्लैजलेटेड लघुखंडों का मतलब है यहाँ पे माइक्रोमियर्स, तो लघुखंडों का, और दूसरा भाग 8 गोलीय वृहत खंडों यानी कि बड़े बड़े जो खंड है मैक्रोमियर्स उनका बना होता है। और कोरक गुहा बृहत खंडों के बीच से एक छिद्र या मुख द्वारा बाहर निकलती है। इस मुख का उपयोग चारों ओर की अमीबोसाइट्स की भक्षण के लिए किया जाता है। इसके बाद की जो अवस्था है, स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है, वो है लार्वा अवस्था। इस अवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा है इसका पोरीफेरा का एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो इसमें क्या होता है कि स्टोमोब्लास्टुला जो होता है वो इन्वर्जन की प्रक्रिया यानी कि उल्टा हो जाता है, प्रतिपन की प्रक्रिया होती है इसमें। तो इसमें यह मुख मार्ग से अपने अंदर का भाग उलट कर बाहर निकालता है, जिससे जो कसाब होते हैं, कसाब यानी जो फ्लैजला होते हैं, ये जो फ्लैजला होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं और इस अवस्था में जो भ्रूण है वो क्या कहलाता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। इसके बाद की जो अगली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, भ्रूण की, एम्ब्रियो की, वो होती है, वो कहलाती है गैस्ट्रोला। इस अवस्था में क्या होता है, गैस्ट्रोला स्टेज में कुछ समय के पश्चात जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है वो स्थिर हो जाता है और गैस्ट्रोला भवन करता है, गैस्ट्रोला स्टेज में आ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बृहत खंडों होते हैं तो वो बृहत खंडों में लघु खंडों की अपेक्षा अधिक तेजी से विभाजन होता है, यानी कि जो माइक्रोमियर्स होते हैं उनमें तेजी से डेवलपमेंट होता है माइक्रोमियर्स की अपेक्षा। और इसके निचले भाग में एक कोरक रंध्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोपोर वो होता है। इसके बाद की जो स्टेज है वो है कायांतरण यानी कि मेटामार्फोसिस। इसमें क्या होता है, जो शिशु होता है वो शिशु साइकॉन ओलिन्थिस स्टेज में पहुंच जाता है, जो एक सरल एस्कान स्पंजों से बहुत मिलता जुलता है। और जो कसाभित कोइनोसाइट्स होती हैं, जो फ्लैजलेटेड कोइनोसाइट्स हैं, वो अरीय नालों में स्थानांतरित हो जाती हैं और कंटिकाओं तथा नाल तंत्र यानी कि स्प्यूकिल्स और कैनाल सिस्टम सहित मध्य स्तर में वृद्धि हो जाने से शरीर भित्ति की मोटाई में और वृद्धि होती जाती है और इसके बाद शाखा निकलने और विभेदीकरण द्वारा निवय का विकास हो जाता है और एक पूर्ण डेवलपमेंट जो स्पंज होता है वो बन के तैयार हो जाता है। आइए इसको चित्र समझते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो स्टेज है इसको चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहली अवस्था है वो जाइगोट है, इसके बाद 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज और फिर है 16 सेल स्टेज। तो जो पहली 3 अवस्थाएं हैं वो क्या है, उनका विभाजन ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत होता है, जिनके फलस्वरूप 8 कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। और इसके बाद जो चौथा विभाजन है वो क्षैतिज होता है और इसमें से क्या बनते हैं, 16 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। और जब 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं तो उनमें से देखिए कि जो 8 सेल्स हैं ऊपर वाली जो 8 सेल्स हैं वो हमारी क्या है, माइक्रोमियर्स, छोटी हैं, और जो नीचे वाली जो है वो बड़ी है, माइक्रोमियर्स हैं। इन्हीं को हिंदी में कहेंगे बृहत खंड और लघु खंड। फिर इसके बाद जब अगली स्टेज में पहुंचता है तो इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। और ड्यूबॉस्क और ट्यूजेट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्पंज के इस ब्लास्टुला को क्या कहा है, स्टोमोब्लास्टुला। इसी ब्लास्टुला स्टेज को कहा है उन्होंने स्टोमोब्लास्टुला। इसके बाद ये है हमारा एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जी और एच में जो है सिंबल है ये
ये है हमारा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इसमें से ये इन्वर्जन करता है। ये जो ये इन्वर्जन यानी कि अंदर का भाग उलटकर बाहर निकालता है। तो इसमें से क्या होता है, कसाब बाहर की ओर आ जाते हैं। ये जो कसाब हैं, फ्लैजला हैं, ये बाहर की ओर आ जाते हैं। तो इस अवस्था को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। और इसके आधे भाग में कसाब होते हैं और इसके आधे भाग में कसाब नहीं होते हैं। इसके बाद जो स्टेज होती है वो गैस्ट्रुला स्टेज है। इसमें से ब्लास्टोपोर, एक कोरक रंध्र जिसे कहते हैं, ये बन जाता है नीचे की ओर। और फिर इसके बाद जो साइकॉन है वो ओलेंथिस स्टेज में पहुंच जाता है। ये है हमारे ये साइकॉन का ओलेंथिस स्टेज है, जो एक सरल स्पंज से बहुत मिलता जुलता है। और फिर इसके बाद ये पूरा एक यंग स्टेज में डेवलपमेंट करके अपने शरीर को एक संपूर्ण साइकॉन का रूप ले लेता है।